अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद को पेश किए हुए जमा कराए हुए 4 दिन हो चुके हैं और इन 4 दिन के दौरान मुल्क के अंदर जो सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है। इन 4 दिन के अंदर पार्लियामेंट लाजेस में जो वाक़या हुआ वो सामने आया है। इसके साथ जो वज़ीर आज़म ने जो तकरीरें की हैं वो भी आपने सुनी है और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, 3 इत्तेहादी मेन जमातें हैं, उनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और अभी तक वो कशमकश का शिकार हैं और कोई फ़ैसला नहीं कर सकी हैं। और आज की जो नई बात है उसमें 2 वज़रा जो बड़े पावरफुल हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात, उन दोनों ने मफाहमत की बात की है। और आज शाम को एक और वज़ीर दाखिला ने जो बात की है जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात काफ लीग पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ब्लैक मेलिंग कर रही है और उस पर मौन सिलाई का भी जवाब आ गया। इन तमाम बातों पर हम आज इस प्रोग्राम में तस्करा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मीर साहब मारूफ साफ़ी हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसके साथ मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, आपने कल धीर की भी तकरीर सुनी और मेलसी में भी आपने तकरीर सुनी और इससे कबल कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर उनको निकाला गया तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि वो ख़तरनाक हो गए, आप समझते हैं? जी हाँ, सनाउल्लाह साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं और उनकी जो ख़तरनाक तकरीरें हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन वो ख़तरनाक अपने आप के लिए साबित हो रहे हैं, किसी और के लिए तो वो ख़तरनाक साबित नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने जो कल तकरीर की उस तकरीर में बड़ी एक साफ सी बात नज़र आ रही थी कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कहा, जी मेरी बाजवा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें। शायद जनरल बाजवा साहब ने इस हवाले से कहा होगा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी कशीदगी जो है वो अच्छी नहीं है और आप उनको डीजल कह रहे हैं, उससे उसके मुकाबले में वो फिर आपको पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट तो हमें नहीं पता। लेकिन जब मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक सियासी जलसे में आर्मी चीफ को कोट करता है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो, तो उसके बाद फिर मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आज इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पे ज्यादा तनकीद नहीं करेंगे, सियासी तनकीद करेंगे, लेकिन उनको डीजल नहीं कहेंगे। लेकिन जनरल बाजवा का नाम लेने के बाद फिर इमरान खान साहब ने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 8-9 दफा 10 मरतबा का है जी। तो ये बिल्कुल तकरीर जो कि 10 मरतबा कहती है, तो ये तकरीर तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नहीं थी। ये तो वो कह रहे थे कि जनाब बाजवा साहब अगर मुझे कह रहे हैं कि तुम मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो तो मैं तो कहूंगा, और 10 दफा कह दिया। ये मुनासिब नहीं था मेरे ख्याल में उनके लिए। तो ये जो तकरीर ये उन्होंने अपने खिलाफ की और वो अपने लिए खतरनाक साबित हुए हैं। और उसके बाद फिर उनके जो वजीर दाखिला साहब हैं उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है काफ लीग के बारे में कि जनाब 5 सीटें हैं इनकी और ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो वजीर दाखिला साहब भूल गए हैं कि उनकी भी अवामी मुस्लिम लीग की सिर्फ 1 सीट है और 1 सीट उनके भतीजे की है और वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुआ है रावलपिंडी से। तो अगर उसकी भी सीट को मिला लें तो आपकी भाईजान सिर्फ 2 सीटें बनती हैं। तो 2 सीटों वाला जो है वो अगर वजीर दाखिला बन सकता है तो 5 सीटों वाला जो है वो कहेगा ना कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर बना दो। तो मैं समझता हूं कि खान साहब जो हैं और उनके वजीर दाखिला ये बिल्कुल खतरनाक साबित हो रहे हैं, लेकिन अपने लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो ये मीर साहब मैसेज किसको दिया है उन्होंने, जो आर्मी चीफ की बात ना मानकर कल जो उन्होंने बाकायदा कहा भी, बताया भी, पब्लिकली बताया कि आर्मी चीफ ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है और उसके बावजूद उन्होंने 10 मरतबा नाम लिया। तो मैसेज किसके लिए था? कहीं अवाम को तो मैसेज नहीं था कि मैं किसी से नहीं डरता? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं किसी से नहीं डरता, ये बात तो परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे ना कि मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि मेरे अपने एमएनएस भी जो है वो मेरे साथ नहीं है और मेरे इत्तेहादी भी जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ये मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान साहब की जो कम से कम 3 इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ नहीं रहेंगी। एक तो उसमें काफ लीग है, एक उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो एमएनए जो कि जिनके सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। 5 एमएनए हैं, उनमें से 4 कम से कम जो है वो मुझे पता है कि वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। एक जो है वो अभी उसकी बातचीत चल रही है
और काफ लीग में एक ग्रुप, जो बीएपी में एक ग्रुप है वो इमरान खान साहब के साथ, वो ग्रुप जो है उसके सरबराह जो है वो सादिक संजरानी साहब हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप जो है वो कदूस बुदिंजो साहब का ग्रुप है। और पहले वो भी संजरानी साहब के साथ था, लेकिन अब ये खालिद मक्सी साहब जो हैं एमएनए हैं, कल उन्होंने मीटिंग कर ली आसिफ जरदारी साहब से। तो दूसरी इत्तेहादी जमात ये है, ये भी उनके साथ नहीं है। और तीसरी इत्तेहादी जमात जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसके मामला आज भी चल रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ। वो मेयरशिप चाहते हैं कराची की। वो कहते हैं जी हमें आप यकीन दहानी करवाएं कि अगर हम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे तो अगले इलेक्शन के बाद फिर कराची का मेयर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा। तो ये तीन जो जमातें हैं इनका तो मुझे पता है। एक चौथी जमात जो है वो जीडीए है। जीडीए के भी कुछ एमएनएज जो हैं वो राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उनकी बात अभी फाइनलाइज नहीं हुई। अच्छा, इमरान खान कराची गए थे मीर तो उन्होंने पीर पुगारों सॉरी साहबजादे मीर साहब आपकी बात काटूंगा। आपकी बात से एक बात निकलती है, तो अगर ये तमाम जमातें अनाउंस कर देती हैं अलहदगी का हुकूमत के साथ, तो फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की ज़रूरत है या प्राइम मिनिस्टर वैसे ही ओहदा छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सरियत तो फिर वाज़े तौर पर वो खो चुके होंगे। देखिए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाना तो एक आईनी तकाजा है, और कौमी असम्बली का इजलास मेरा ख्याल है अगर तो इमरान खान साहब के पास अक्सरियत होती और 172 बंदे उनके पूरे होते तो वो अब तक इजलास बुला चुके होते। क्योंकि देखिए ना, इजलास बुलाना इसलिए भी जरूरी है कि वो आप खुद बार बार कहते हैं कि 23 मार्च को ओआईसी के वज़रा खारजा का इजलास है इस्लामाबाद में, और वो इजलास भी आपने कौमी असम्बली में ही करना है। तो अगर तो आपके नंबर पूरे हैं तो आप कल या परसों इजलास बुला के तो अपोजिशन को फारग करें, लेकिन आप इजलास नहीं बुला रहे। आप कहते हैं जी 63A के तहत जो एमएनए जो है वो अगर वजीर आजम के खिलाफ वोट देगा तो स्पीकर जो है वो उसका वोट काउंट नहीं करेगा। तो अब जो अपोजिशन है ना, वो उसने ये दोनों ऑप्शंस को सामने रख के स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए कम से कम 20-22 के करीब पहले से उनके साथ थे, तो वो इमरान खान साहब को पता चल गया है। 15 एमएनए की तो लिस्ट उनके पास मौजूद है कि ये तो पक्के पक्के मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब उसमें ऐड हो गए हैं 6-7 और। अच्छा, अगर स्पीकर साहब जो है वो इन एमएनए का इमरान खान के खिलाफ वोट जो है वो काउंट नहीं करते, तो इसलिए फिर ऑपोजिशन जो है वो पिछले 2-3 दिन से उसने इत्तेहादी जमातों के साथ अपनी डील फाइनलाइज कर ली हुई है। और ये मैंने आपको बता दिया कि 3 जमातों के साथ, 3 जमातों में से 2 जमातें जो है एमक्यूएम और काफ लीग, इनके साथ उनकी बात मुकम्मल हो चुकी है। ये दोनों जमातें अभी तक अनाउंस नहीं कर रही, धोखे में रखा हुआ है इन्होंने इमरान खान को। और बीएपी के जो एमएनएज हैं उनमें से भी 5 में से 4 जो है वो अपोजिशन के साथ आ चुके हैं। जीडीए के 2 एमएनएज की बात भी चल रही है। तो इमरान खान साहब अगर पीटीआई के एमएनएज का रास्ता भी लेते हैं बजरिया स्पीकर, तो इत्तेहादी जमातों के वोटों से उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मीर साहब, इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त? आप बाखबर है, जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल बाज़ बातें नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? यही स्ट्रेटजी है कि जलसों में खड़े होकर, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मना भी किया है, वो फिर चले गए हैं दीर, और कल हाफजाबाद भी जा रहे हैं, और कल लगता है फिर इसी किस्म की तकरीर होगी जो दीर में की थी, और शायद नई बातें भी सामने आए कल। सनाउल्लाह साहब, एक मैं आपको अर्ज करूं कि इमरान खान साहब के पास चांस तो था जब उनके अपने एमएनए टूट गए थे और उनको पता था, तो उनके पास चांस था कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जाते। और सियासी लोग जो होते हैं वो बड़ी लचक दिखाते हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने के लिए वो मिन्नत समाजत भी कर लेते हैं। अब आप जरा 1 2 3 करके देखें। सबसे पहले लाहौर गए, चौधरी शुजात और परवेज लाई को मिलने गए, उनके साथ मुलाकात की, अदम एतमाद की बात ही नहीं की। जब वहां से इमरान खान साहब मुलाकात करके निकले तो उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने मीडिया पे खबरें चलवा दी कि जी चौधरी बरादरान ने अपनी हमायत का यकीन दिला दिया और तहरीक में नाकाम हो जाएगी। लिहाजा चौधरी परवेज लाई साहब ने तारक बशीर चीमा को कहा, जो पार्लिमानी लीडर है कौमी असम्बली में, इसको क्लैरिफाई करो। और तारक बशीर चीमा साहब ने कहा जी जो मीटिंग हुई है चौधरी बरादरान से उसमें तो अदम एतमाद की बात ही नहीं हुई। अब जनाब उसके बाद इमरान खान साहब कराची गए, उन्होंने एमक्यूएम के हेडक्वार्टर का दौरा किया, वहां से निकले, मीडिया पे खबरें आ गई, एमक्यूएम ने यकीन दिला दिया कि तहरीक अदम एतमाद में हम इमरान खान की हिमायत करेंगे। फौरन आमिर खान साहब ने वजाहत की, तहरीक अदम एतमाद की तो बात ही नहीं हुई। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो बीएपी के लीडर्स हैं, बीएपी के एमएनएज और सेनेटर्स का एक ग्रुप था, उसको इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की।
इमरान खान साहब ने पता है क्या कहा उनको? ये नहीं कहा कि तुमने मेरा साथ देना है। इमरान खान साहब ने कहा आप बीएपी को पीटीआई में मर्ज करें। तो वो जो वहां पे उनके लीडरान मौजूद थे वो हक्का बक्का एक दूसरे को दूसरा शुरू हो वो गए। अक्का उन्होंने कहा बक्का जी रह गए। खान साहब पार्टी में मर्ज करें। उन्होंने कहा बस तुम अब बीएपी को मर्ज करो, तुम्हारा भी वही मिशन, मेरा भी वही मिशन है। उन्होंने कहा जी हमने तो बड़ी मुश्किल से पार्टी बनाई है, तो हमने अपनी पार्टी जो है वो आपकी पार्टी में मर्ज नहीं करनी। ये बात हुई। लेकिन हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स कहते हैं जी बीएपी भी हमारे साथ है। अब ये जो बात इमरान खान को ने जिस बंदे को ये बात कही है कि अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में मर्ज करो, ये उसने खुद मुझे बताई है बड़े दुख के साथ। और उसने कहा यार आप पंजाब वाले जो हैं ये हमें क्या समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर आके हमें हुक्म करता है कि जनाब अपनी पार्टी मर्ज कर दो। तो मैंने उनसे कहा भाई खान साहब जो है वो आप उनको ठीक है वो मियाँ वाली से जीते हैं, उनका पंजाब से ताल्लुक है, लेकिन उनका जो पावर बेस है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है। तो आप ये बात पंजाब के खाते में तो ना डालें। और इसी तरह जब वो गए कराची तो उन्होंने खुद ही एक ख्वाहिश का इजहार किया कि पीर पगाड़ो साहब को और जीडीए वालों को कहें कि इधर कराची आए गवर्नर हाउस में और मेरे से मीटिंग करें। तो उन्होंने फिर सायरा बानो जो एक एमएनए है जीडीए की, उनके जरिए मीडिया पे अनाउंस करा दिया कि जनाब हम अवेलेबल नहीं है, हमारी तबीयतें खराब हो गई हैं। तो तबीयतें खराब कर दी हैं इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों की, और लगता है कि उनकी अपनी तबीयत भी खराब हो गई है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनकी तकरीरों में घबराहट नहीं है, आपको बुखलाहट नजर आ रही है। ठीक है, मीर साहब हमारे साथ ही रहिए। रियाज साहब से भी पूछते हैं। रियाज साहब, आप मीर साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने खुलकर सारी बातें बताई हैं। तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त हुकूमत से नाला भी हैं और फैसला भी कर चुकी हैं। तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, किस किस्म का सेटअप आ सकता है आपको? आप तो पूरी हिस्ट्री है, आप चीज़ें जानते हैं कि जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ वो एक जमात, एक ग्रुप बना था, एक इत्तेहाद बना था और उससे मुज़ाकरात भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर बाद में मार्शल लॉ लग गया। तो आज की सूरत हाल को आप कैसे ऑब्ज़र्व करें, कैसे तजिया करेंगे इसका? देखें, जो पॉलिटिक्स है ना जी, वो वार विदाउट वेपन है। तो अगर आपने तोपें सीधी कर दी अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ और तमाम जो है वो मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर उसके बाद जो है सवाए इसके कि अनारकी होगी और आपकी अपनी सफ़ें जो हैं वो तितर बेतर हो जाएंगी। तो जो मीर साहब ने अभी जो चीज़ें बताई हैं उसके पस मंज़र में सारी यही चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि सियासत को आप जो है उस पर कुछ आदाब होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। आप अपने मुखालिफिन के साथ चाहे कितना ही आपका इख्तलाफ हो, एक हदूद आप उसमें तय कर लेते हैं कि जी हमने इनके साथ मामलात इस अंदाज से करने हैं। लेकिन ये कि अगर आप अपोजिशन को बिल्कुल ये समझें कि जनाब वो कुछ भी नहीं है और ज़ुबान भी आप उनके ख़िलाफ़ ऐसी इस्तेमाल करें, तो ऐसी सूरत में फिर कौन आपका साथ देगा? तो ये तो है अपोजिशन का सिलसिला कि अपोजिशन के साथ तो जो उन्होंने अपने दरवाजे थे वो तकरीबन मुकम्मल बंद किए हैं। अब रह गया उनके इत्तेहादी। तो वो इत्तेहादियों के साथ जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू हुई है या जिस जो तवक्कुआत वो उनसे बांधते हैं, उसमें इत्तेहादियों के जो तेवर हैं वही बता रहे हैं कि वो उनके साथ जो है मुमकिन है आगे ना चल सकें। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जनाब माजी में क्या हुआ, देखिए एक ज़माना था कि जब 70 का जो ज़माना था उसमें तो ये था कि सियासत जो थी वो पीपल्स पार्टी, अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, उस ज़माने में ये सारे लोग जो थे ये उस पुरानी डगर जो थी रिपब्लिकन पार्टी की और मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ ग्रुपों की, ये सियासत को जो है ड्राइंग रूम से निकाल कर अवाम में लाए थे। ठीक है रियाज साहब, एक ब्रेक लेते हैं। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रियाज साहब से ये गुफ्तगू रखें और हामिद मीर साहब से भी पूछेंगे कि जो नया सेटअप आएगा फ्यूचर में उसको किस तरह देख रहे हैं, उसके क्या तवक्कुआत हैं और वो निज़ाम चलेगा कैसे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। रियाज साहब, आप जिक्र कर रहे थे जो हिस्ट्री में भी हमने देखा है, पहले भी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी एक कदम एतमाद आई थी जो नाकाम हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको मार्शल लॉ लगा दिया गया था और उनको फारिग कर दिया गया था। तो क्या समझते हैं अभी जो सूरत हाल है उसमें आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आया कि जो अपोजिशन की जमातें हैं मिलकर जो हुकूमत बनाएंगी, अगर ये इनकी तहरीक कामयाब होती है तो उनका क्या एक एजेंडा क्या होगा, और आया कि वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई एक सियासी बुरान खड़ा होगा इस मुल्क में? नहीं, गुज़श्ता जो 3.5 साल हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत सीखा है
मैं इसमें खुशफहमी का शिकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो आइंदा सेटअप होगा वो ज़ाहिर है कि वो सियासी जमातें जो हैं वो अफ़हाम व तफ़सीम से और एक कंसेंसस से जो है वो बनाएंगी, और जो उनके यानी इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे इस बात पे तो हैं कि जो नया सेटअप आए वो मे बी केयर टेकर सेटअप के एक किस्म का हो कि उनके पास जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मुमकिन है वो फ्रेश इलेक्शन करवा दें और आइंदा के हालात के मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देगी। बिल्कुल देगी। अगर एक पीपल्स पार्टी जो है वो इस अलायंस में शामिल है और सारी सियासी जमातें ये फैसला करती हैं कि जी हमने फ्रेश इलेक्शन में जाना है, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जाएगी? उसको जाना चाहिए और जाएगी। और इसी तरीके से ये है कि जहाँ तक इनका है, पंजाब के अंदर अब सूरत हाल है जिस तरीके से वो उन्होंने उनको ताने वाने देने शुरू कर दिए हैं कि जी 5 सीटों पे जो है वज़ारत आला मांग रहे हैं, तो पंजाब का मतलब ये होता है पाकिस्तान की हुकूमत। अगर पंजाब से हुकूमत जाती है ना तो वो ईंट खिसक गई तो फिर सारी इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। और वो इनके पास ये तो इनकी पार्टी के अंदर एक जो है वो एक किस्म की बगावत है। इनकी पार्टी के अपने लोग जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो तकसीम हैं और वो उस्मान बुज़दार को नहीं मान रहे। इसी वजह से अब ये इमरान खान पे है कि वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों को मुतमईन करते हैं और उस्मान बुज़दार को हटाते हैं। रियाज साहब इक़्तिदार में मुतमईन नहीं कर सके। आपको मैं एक फिगर दूं, मेरे पास पड़े हैं, 7 महीने के अंदर रवा माली साल के 7 माह के दौरान पीटीआई के और इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट को 56 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड दिए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, रिलीज़ हो चुके हैं। 7 महीने में पीपल्स पार्टी के दौर में आपको पता है 5 अरब रुपए एक साल के दिए जाते थे। तो ये तो चीज़ें फिर भी मुतमईन नहीं हुए, तो आगे कैसे मुतमईन होंगे? नहीं, लोग तो मुतमईन नहीं है ना। देखें, ये लोग इसलिए तहरीक इंसाफ जब बनी थी तो वो इसलिए कि तहरीक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के होते हुए उन इलाकों के अंदर एक तीसरी कुव्वत जो थी, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि वो इक़्तिदार में आए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो तहरीक इंसाफ में चले गए। अब तहरीक इंसाफ में आकर भी उनके साथ वही प्रॉब्लम हो जो दूसरी पार्टियों में हो, मतलब यहाँ तो क्या ज़रूरत है? वो यहाँ तो और दीगर इश्यूज़ भी हैं जो आमिर मीर साहब ने भी तस्करा किया कि इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी जमात में जम हो जाए। मीर साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये जो जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, जो तहरीक अगर इनकी कामयाब होती है, इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होगा या नए ये फ्रेश इलेक्शन के लिए जाएंगे 3 महीने 4 महीने बाद, या कोई और सेटअप लेके आएंगे, कोई और तरीका कार होगा? और फ्यूचर देख कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो? सनाउल्लाह भाई, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं 9 महीने जो है ना पाकिस्तानी मीडिया से मैं आउट था। तो इस 9 महीने के दौरान जो बहुत से सियासतदान है ना, उन्होंने खुल के मेरे साथ दिल की बात करनी शुरू कर दी। उनको पता था ये तो मीडिया पे जाएगा नहीं। लेकिन आप वाशिंगटन पोस्ट में आपके हम पढ़ते रहे हैं आपको। हाँ, वो लेकिन वाशिंगटन पोस्ट में पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो तो इशू नहीं ना होता, वो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखता था। तो वो ये सारी बातें मेरे सामने वो करते रहते, मैंने तो कहीं जानी नहीं है। तो अभी मसला ये पड़ गया कि 3-4 दिन ही हुए अभी मुझे वापस आए, और मैं अब वो जो प्राइवेसी में बातें की गई हैं मैं थोड़ा सा उसका लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूं तो साफ़ी ना, मेरा तो काम यह है कि मैंने खबर देनी है। लेकिन जब मैं ऑफ एयर था तो बहुत सी खबरें जो हैं वो मेरे सामने खड़ी होती थी, नाच रही होती थी, और मैं सिर्फ उनको देख रहा होता था और रिपोर्ट नहीं कर पाता था। अब मैं आपको सिर्फ बड़ी एहतियात के साथ सिर्फ ये बता सकता हूं कि अपोजिशन के 2 बड़े जो सियासतदान हैं, 2 बड़ी पार्टियों के जो सीनियर तरीन लीडर हैं, उनके दरमियान सारे मामला तय पा चुके हैं। और जो अभी रियाज साहब ने कहा ना ये होना चाहिए, वही होगा। जो रियाज साहब ने कहा है ना, जो उन्होंने अपना एक व्यू दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसा ही होगा। सब मामला तय पा चुके हैं। ये एक डिजाइन के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपोजिशन जो है वो सारी बातें मीडिया पे नहीं कर रही, जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट जो है वो बेयकीनी का शिकार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, ये शेख रशीद साहब को थोड़े दिन पहले तक ये नहीं था पता कि तहरीक अदम एतमाद पहले स्पीकर के खिलाफ आएगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी। तो ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, सिर्फ इस एक नुक्ते पर कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है और उसके बाद इलेक्शन कब होना है, तो ये मेरा ख्याल है इनका तय हो चुका है कि
इलेक्शन इसी साल होगा। लेकिन इसीलिए पीपल्स पार्टी ने नून लीग को यह कहा, क्योंकि पहले नून लीग पीपल्स पार्टी से कह रही थी कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप ले लें। पीपल्स पार्टी ने कहा भाई बात यह है कि माजी का हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ ठीक नहीं है। 2008 में भी हमने आपके साथ मिलके मखलूत हुकूमत बनाई थी, याद है ना आपको, जब प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब। जी तो गिलानी साहब उन्होंने कहा जी हमने आपके साथ एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि फिर आपने हमें ताने वाने मार के और 2-3 महीने बाद आपने हुकूमत छोड़ दी। इसलिए मेहरबानी करें, प्राइम मिनिस्टर आप अपना लेके आए, आप शहबाज शरीफ साहब को बनाए प्राइम मिनिस्टर, और जो भी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी उसको इम्प्लीमेंट करना है शहबाज शरीफ साहब ने, हमने नहीं करना। जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे हम आपके साथ हैं। अलबत्ता पीडीएम में हमने वापस नहीं आना, पीडीएम में वापस नहीं आना, और ना ही ये जो आज की अपोजिशन है ये अगले इलेक्शन में आपको एक सियासी इत्तेहाद की सूरत में नजर आएगी। हाँ, जब तक ये एक मखलूत हुकूमत कायम रहेगी तो ये एक दूसरे से ताउन करेंगे। जैसे ही वो मखलूत हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान करेगी तो उसके बाद ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब मीर साहब एक कमर्शियल, मीर साहब एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है आप साथ ही रहिए। आपसे एक बाद हम दो बड़ी अहम चीज़ें भी पूछेंगे। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद गैर मुल्की ताकतें इमरान खान को हटाना चाहती हैं, और दूसरा कुछ यूट्यूबर के ज़रिए 63A के ज़रिए एक इबाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी हम आपसे पूछेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे हामिद मीर साहब से, अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब होती है तो फ्यूचर सिनारियो क्या होगा। मीर साहब आप बता रहे थे कि अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो फ्यूचर क्या होगा सियासत का, हमारी का, प्लीज़ ज़रा आप उसको ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे। जी, मैंने आपको ये अर्ज किया कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद ये जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और इनकी जो बाकी अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं, ये एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे, और इनकी कोशिश होगी कि इसी साल के अंदर 2022 के अंदर ही इलेक्शन हो जाए। और शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होंगे या मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा वज़ीर आज़म होगा तो ज़ाहिरी बात है नया इलेक्शन जो है इस साल वो तो मुस्लिम लीग नहीं करना। लेकिन के एक तो वो चाह रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद जो है उसको गैर आईनी हथकंडों से रोकें, जैसा कि वो आर्टिकल 63A की भी एक अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं। दूसरा, वो जानबूझ के माहौल को बहुत ज्यादा टेंस कर रहे हैं, गरमा रहे हैं, और उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से असेंबलियां टूट जाएं। और उससे पहले वो इमरान जो जलसों का कहा जा रहा है कि जलसा किया जाएगा, और जो आज तो वजीर दाखिला ने कहा है कि फौज भी लगा सकते हैं हम शायद। देखे ना, आर्टिकल 243 के तहत जो फौज है वो हुकूमत का मतहत इदारा है, और आर्टिकल 245 के तहत फेडरल गवर्नमेंट फौज को बुला सकती है। लेकिन देखिए ना, आप खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आप कहते हैं जी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी उस दिन हम PTI के वर्कर्स को पार्लियामेंट हाउस के बाहर बुला लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप उस दिन कोई हंगामा राई चाहते हैं कि या जो आपके MNAs जो हैं जो आपको वोट ना दें तो आप उनके खिलाफ नारेबाजी करवाएंगे, उन पर अटैक करवाएंगे। तो अपोजिशन कहती है हम भी फिर अपने जलसे का ऐलान कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो पहले ही ऐलान किया हुआ है कि 23 मार्च को वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। तो इमरान खान साहब की कोशिश है कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि तहरीक अदम एतमाद से पहले हालात इतने खराब हो जाएं, एक असेंबलियां तोड़ने का जवाब पैदा हो जाए, और उससे पहले आज उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब देखिए, एक तरफ ये कितनी कंट्राडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है कि एक दिन पहले तुम्हारा वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बार बार कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात कहते हैं आइए जी मुज़ाकरात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि वो सही है, आप सही है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। इमरान खान जो है ना, कौमी असम्बली का इजलास बुलाना किसी भी सूरत में उनके फायदे में नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो कोशिश ये करेंगे कि 23 मार्च से पहले या इजलास बुलाने से पहले वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि ये असम्बलियां टूट जाएं और सिस्टम भी टूट जाए। देखिए ना, अब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला है, वो कह रहे हैं जनाब कि 1 साल रह गया इलेक्शन में, कोई ऐसा माहौल ना पैदा करो कि फिर तुम्हें इलेक्शन के लिए 10 साल इंतजार करना पड़े। वजीर दाखिला किसके बिहाफ पे धमकी दे रहा है? गया वो, बिल्कुल देखे ना, ये धमकी दे रहा है ना वो
तो मैं समझता हूं कि ये ऑपोजिशन, बजाय कि ये बातें ऑपोजिशन करे, वजीर दाखिला कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के अब कहना कि फौज को ले आएंगे हम, तो ये फौज को जानबूझ के घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में। इनसे गुजारिश है कि ये काम ना करें। ठीक है, आमिर साहब साथ ही रहिए। रियाज साहब, जो हामिद मीर साहब ने भी सूरत हाल बताई और जो माहौल नज़र आ रहा है, हुकूमत खुद कह रही है कि जिस दिन वोटिंग होगी हम FC भी तैनात करेंगे, रेंजर्स भी तैनात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज भी बुलाएंगे, और साथ में अपने वर्कर्स को कहा है कि जलसा भी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब वहाँ भी खिताब करेंगे, और फिर अपोजिशन ने भी उसके जवाब में कहा है कि वो भी जलसा करेंगे। तो ये करना क्या चाह रही है हुकूमत? जो है हुकूमत, अपोजिशन भी खुद बनी हुई है और हुकूमत भी बनी हुई है, तो आपको ऐसी कोई माजी में कोई सूरत हाल नज़र आई है इसकी? सब बात यह है कि फ़ैसला MNAs ने करना है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट ने करना है ना, और वर्कर्स ने तो नहीं करना कि भाई आप उनका जलसा बुला रहे हैं, जुलूस निकलवा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो MNAs जाएंगे, वही वोट डालेंगे, और उसमें इनकी पार्टी के अगर लोग जाते हैं तो मुमकिन है कि उनको रोकने के लिए ये सारे इक़दाम कर रहे हों। अब इसमें आपने वो 63 का जो हवाला दिया है, अब देखें कल एक ग्रुप वकला का ये कहता है कि जी ये जज जो है ये गलत फैसला देगा, लिहाजा वो कहें कि जी हम इसको अदालती में नहीं बैठने देते। पहले आप वर्डिक्ट तो आने देना, उसका फैसला तो आने दे, उसके बाद आप उसके ऊपर जो है भी जो भी करना है करें। रियाज साहब बात करेंगे, ये मेरे सामने 63A पड़ा हुआ है। तो मसला सारा ये है कि आप पहले तो यानी आप कदगन नहीं लगा सकते। कोई बंदा पार्टी का लायल हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस बंदे की अपनी एक राय भी तो हो सकती है ना। फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, तो जुर्म से पहले तो आप फर्द जुर्म आयद ना करें ना। तो इसलिए ये है कि उनको शायद ये ख़तरा है कि उनके लोग जो हैं, जिस तरीके से बीच में आज मैं एक बयान देख रहा था शायद खाकान अब्बासी साहब का, उन्होंने कहा जी हमारे पास 22 लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया है। लेकिन तो एक बात उन्होंने और भी कही है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि मुझे वज़ीर दाखिला बनाए, और वज़ीर दाखिला बनने के बाद मैंने इमरान खान को और वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार करना है। वो तो देखें रियाज साहब, एक फिर क्विक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आर्टिकल 63A पर भी लेंगे, जिसके बारे में एक ये बताया जा रहा है कि शायद इसकी वजह से अरकान पार्लियामेंट को रोका जा सकता है, स्पीकर रोक सकते हैं या सार्जेंट आर्म रोक सकते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हामिद मीर साहब, दो चीज़ें हैं, टाइम भी हमारे पास कम है। एक तो आर्टिकल 63A के तहत कुछ यूट्यूबर के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है कि शायद इस कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के तहत अरकान को रोका जा सकता है वोट डालने से। PTI के जो वो अरकान जो मुखालफत में वोट देना चाहते हैं, तो ये बता दें जो शिक है वो मेरे सामने तो पड़ी है। एक दूसरा ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद बाज़ आलमी ताकतें हैं वो इमरान खान को हटाना चाहती हैं। सनाउल्लाह भाई, वो किन यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, उनको आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं? वो बेचारों का रोजगार लगा हुआ, वो पैसे लेके तो वो भी लॉक करते हैं, उनको करने दे। वो बेचारे खाएंगे कहाँ से? आपको पता है कौन देता है उनको पैसे? वो गालियां निकालने के पैसे लेते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। एक तरफ ये गवर्नमेंट जो है फेक न्यूज रोकने के लिए पीको ऑर्डिनेंस लेके आती है, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर्स जो है वो खुद ही फेक न्यूज फैलाते हैं। उनको तो 63A का पता ही नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है, ये 63A कौन लेके आया था? ये नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आई थी। तो आज इमरान खान जो है वो 63A को इस्तेमाल करके तो नवाज शरीफ को इंडोर्स कर रहा है कि उसने एक सही कानून बनाया था, लेकिन ये उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपोजिशन की एक अहम शख्सियत ने बताया कि हमने कुछ मशवरा किया आपस में और हम स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। रियाज साहब, आप कैसे देखते हैं जो ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद, मैं वैसे पढ़ के बता दूं, इसमें लिखा यह है कि अगर डिफ्रैक्शन क्लास के तहत किस तरह नाअहली होती है, अगर कोई रुकन किसी पार्टी का मुखालिफ पार्टी हेड की मर्जी के बगैर कोई वोट करता है, और वोट के भी उन्होंने लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का वोट के हवाले से है, स्पीकर के हवाले से है, तो वो पार्टी हेड रेफरेंस भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन में उस पर फैसला करेंगे। अगर वो नाअहल कर देते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि उनको ज़बरदस्ती रोका जा सकता है। इसमें कोई, मैंने खुद ये एक बार नहीं 10 बार पढ़ा है, लेकिन ये तासुर क्यों दिया जा रहा है? ये डराने की कोशिश है या कोई और? हाँ, अपने अरकान को जो है वो उन्होंने एक किस्म की तंबीह की है कि आप जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ना दें। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी बात हुई है कि एक जुर्म सरदर्द होने से पहले आप फ़र्द जुर्म कैसे आयद कर सकते हैं,
और अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर लोग जो है वज़ीर-ए-आज़म पे अदम एतमाद कर देते हैं अपनी ही पार्टी के, तो उसके बाद तो फिर एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इमीडिएट फैसला तो यही होगा ना कि जी वो फारग हो गए हैं। तो लिहाजा इसको इस तरीके से करना कि अगर स्पीकर ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी के लायन हैं, तो ऐसी सूरत में फिर जो है अपोजिशन, जैसा कि अभी अहमद मीर साहब ने कहा, अपोजिशन जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद लाती है तो फिर स्पीकर जो है वो उस अजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो उसका भी कोई टाइम फ्रेम होगा ना। अब तो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो चुकी है, अगर वो कल या परसों तक इजलास बुलाने से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई ले आते हैं, फिर वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। लेकिन अगर इजलास बुला लिया जाए तो फिर नहीं, तो अभी तो उन्होंने कर दिया है ना। मसला ये है कि ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि स्पीकर जो है उसके इख्तियारात में हो कि वो किसी बंदे को एन वक्त के ऊपर जो है वो कहे कि आप जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उसका ज़ाहिर है उसका भी एक प्रोसेस है, रेफरेंस भेजेगा पार्टी है, इमरान खान उसके खिलाफ अपने MNA के खिलाफ अगर वो वोट उनके खिलाफ देता है तो रेफरेंस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ फैसला देगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो बुनियादी बात यही है कि ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा है ना कि उस दिन जो है अपने यानी लोगों को बाहर बुलाया जाएगा, बदमज़गी की एक वो फ़िज़ा पैदा हो सकती है इससे, लेकिन ये कि इससे MNAs को रोका नहीं जा सकता। फिर बात ये है कि जैसे अभी ये बात हुई है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बाप पार्टी है, MQM है या GDA है या काफ लीग है, अगर ये लोग भी जो है वो अपोजिशन के साथ चले जाते हैं तो फिर तो रियाज साहब हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। हामिद मीर साहब आ गया। हामिद मीर साहब, आखिरी बात है हमारे पास, आखिरी मिनट 50 सेकंड है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं जो इमरान खान को हटाना चाहती हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है, इस तासुर के बारे में? ये देखें, इमरान खान साहब जो है वो जब ट्रंप साहब सदर थे तो ये वहाँ अमेरिका जाके जलसे करते थे और ट्रंप से इनकी बड़ी अच्छी मीटिंग होती थी। तो अमेरिका तो इनके साथ था और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट था ट्रंप। अब जब से जो बाइडन आए हैं तो क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत की वजह से उन्होंने इनको कॉल नहीं की अभी तक, तो इसलिए शायद वो नाराज हैं। लेकिन अभी तो हाल ही में ये जो यूक्रेन में जो रूस ने हमला किया है तो उसमें तो इमरान खान साहब और इंडिया एक ही कैंप में शामिल है। इंडिया भी यूक्रेन की हमायत नहीं कर रहा और इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे। हालांकि यूक्रेन ने कश्मीर के मसले पे हमेशा पाकिस्तान की हमायत किया। तो इमरान खान साहब इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं, अमेरिका से भी उनको कोई थ्रेट नहीं है। तो कौन सी गैर मुल्क की ताकत उनके खिलाफ है? सऊदी अरब भी उनके साथ है, UAE भी उनके साथ है। हामिद मीर साहब, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमें टाइम देने का। रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा 48 घंटे बड़े अहम है। इत्तेहादी जमातें कोई ऐलान कर सकती हैं। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।